विल स्टार्ट। तो नेशनल इनकम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, डाउट्स का मैंने आपको बता दिया, तो जब भी जैसे कहोगे वो मैं करा दूंगा, बट इसके बाद हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, क्योंकि इसका हमारा 3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे इसको ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेट इट टेक टाइम। और जो आगे वाले 3 चैप्टर है वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, तो अभी थोड़ा सा रिदम बना हुआ है, तो न्यूमेरिकल एक बार निपट जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वाला है उसमें न्यूमेरिकल भी 6 मार्कर 4 मार्कर का आता है। तो आप ये पोर्शन पक्का कर लोगे तो कम से कम 15-20 मार्क्स आपके हिलेंगे ही नहीं एट एन एवरेज, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। और अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो, ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है, हमने ये सारे तरीके पढ़ लिए कि नेशनल इनकम हमारा नेशनल इनकम निकलता है, हमने ये देख लिया वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है हमारा, और जो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है, इनकम मेथड से निकलता है हमारा नेशनल इनकम। पर साथ के साथ इन्होंने अब ये बोला है कि जो भी नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने पढ़ लिया। बट ये हम लोग ये भी देख के चलते हैं उसके प्राइसेस जो है, किस प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं। उसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि नेशनल इनकम को करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंटली। और ये कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है, और ठीक है, एक तो पहला जो इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन के लिए, और ये एक्चुअल फिगर भी हमें देता है जो प्रेजेंट सिनारियो में हमारा चल रहा होता है, ठीक है। करंट प्राइस, ये जो एक्चुअल ईयर है हमारा, जैसे 2019-20, 2021 जो भी अभी चल रहा है, जैसे अभी 2020-21 का सेशन चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो ये करंट प्राइस हो गया हमारा। कांस्टेंट प्राइस होता है कि कई बार इकोनॉमिस्ट जो होते हैं अपनी सहूलियत के लिए एक ऐसा ईयर चूज़ करते हैं जिसको हम लोग बेस ईयर के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट प्राइस में बेस ईयर वो ईयर होता है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशंस थोड़ी बहुत या बिल्कुल नहीं हुई होती। कायदा तो ये कहता है बिल्कुल भी नहीं हुई, तो ऐसा वो यूजली 10 ईयर का गैप होता है। जैसे अगर हम 20-21 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 10-11, ठीक है, वरना बेस ईयर एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी क्या कहता है, वो ईयर है जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन किसी भी तरीके के नहीं हुई होगी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, दोनों को जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो उसमें ये बोला जाता है कि कौन से वाला बेटर है। इसका कंपैरिजन का क्वेश्चन आजकल आता है 3-3 मार्कर 4-4 मार्कर, कि करंट वाला बेटर है या कांस्टेंट वाला बेटर है, और कौन सी क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखता है, ठीक है, कौन सी क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखता है कि करंट वाली रखेगा कि कांस्टेंट वाली। अब देखो होता क्या है, जब आप कैलकुलेट करते हो, देखो इस साल हम मान के चलते हैं प्राइसेस बढ़े ही हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, गाड़ियों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए, प्राइसेस फ़ोन के, कपड़ों के, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हुए हैं। तो इस साल में अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअली में नेशनल इनकम कायदे से 10 साल पहले जो रही होगी तो ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है, काफ़ी फ़र्क होएगा। उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। उससे क्या पता चलता है, अगर कांस्टेंट प्राइस पे आपने उसको कैलकुलेट किया है तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा, हमें ये देखने को मिल जाएगा कि क्या एक्चुअली में हमारी क्वांटिटी बढ़ी है, तो नेशनल इनकम का हमें फ़ायदा मिला है अगर क्वांटिटी बढ़ी है। अगर प्राइस में चेंज है और सेम रहता है, जैसे अगर मान के चलो कांस्टेंट प्राइस पे हमने 1 लाख क्वांटिटी कोई प्रोड्यूस करी और कांस्टेंट प्राइस पे उसको कैलकुलेट करिए, तो दोनों सेम अमाउंट आ रहे हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं हुआ, यानी नेशनल इनकम हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ी है। सेम टाइम पे अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ी है और वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट था, उसके बाद हमारा उससे कंपेयर किया गया 10 साल पहले और आज से कंपेयर किया गया, तो हमारे जो है नेशनल इनकम बढ़ी है अगर कांस्टेंट प्राइस पे, तो हम मानेंगे हमारी देश की तरक्की हुई है। इसलिए कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बेस ईयर भी बोलते हैं। इससे हमें कंपैरिजन का भी पता चल जाता है, और आगे सेम कॉन्सेप्ट दो नाम से और आगे इन्होंने बता रखे। तो पहले पढ़ लेते हैं, नेशनल इनकम करंट प्राइस पे है, तो इसका मतलब मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। नेशनल इनकम होता है NNP@FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट अभी हम लोग हैं। नॉर्मल रेजिडेंट का एक क्राइटेरिया और होता है, अगर आप बाहर गए हो, वहाँ पे 1 साल के अंदर काम करके वापस आ गए हो, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे, ठीक है। और जो कि हम करंट ईयर के प्राइसेस पे ही टोटल करके चलते हैं। तो जो भी प्राइसेस एक्चुअली में, यानी अगर 10 साल पहले 2010-11 के बारे में हम लोग बात करें तो 25 रुपये किलो आटा मिलता था, आज वो आटा 35 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो बढ़ गया। बट अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी होगी तो नेशनल इनकम में कोई फ़र्क मज़ेदार नहीं रहेगा, ठीक है। बट बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ गई है तो हमारी नेशनल इनकम में तरक्की हुई है, ठीक है। तो करंट ईयर पे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको नाम दिया गया है नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक
ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से इसको जाना जाता है। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम मे बी ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। 2010-11 में 1 लाख टन गेहूं प्रोड्यूस हुआ था, सबका आटा बन गया। इस साल भी 2019-20 जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 20-21, 1 लाख टन ही गेहूं प्रोड्यूस हुआ, सबका आटा बन गया। प्राइस डिफरेंस था, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। ट्रू पिक्चर कब शो होती है? जब क्वांटिटी में चेंज आया। ठीक है, जैसे हम लोग देखें पिछले साल 50 लाख बच्चों ने ट्यूशन पढ़ी, इस साल 75 लाख ने पढ़ी, क्वांटिटी बढ़ गई तो नेशनल इनकम में फ़र्क आएगा। सब लोगों ने पैसे खर्च किए होंगे। जैसे अभी डेटा आ रहा था ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का मिला के कह रहे थे, ट्यूशन इंडस्ट्री जो है, ट्यूशन इंडस्ट्री जो कि प्राइवेट और जो फॉर्मल है 85,000 करोड़ रुपए की है। इमेजिन करो 85,000 करोड़। हमारे पास 80 तुम्हारे पे नहीं हंसे वो, हमारे पास कितने आते थे हंसे, 85,000 करोड़। ठीक है, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया। तो फिजिकल आउटपुट में बदलाव आ रहा है, ट्रू पिक्चर आपके सामने आएगी। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम आपको क्लियर पिक्चर नहीं देता है। ठीक है, और अगर आपने करेंट प्राइस पे निकाली है तो इसको आपको फिर जो है गिराना पड़ता है या बेस ईयर पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, नीचे लिखा हुआ है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या कहता है? ये मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, नॉर्मल रेजिडेंसी प्रोड्यूस करते हैं कंट्री के इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। और बेस ईयर वो ईयर होता है जो कि प्राइस फ्लक्चुएशन से फ्री होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटली 2011-12 जो है हमारा बेस ईयर है। 2011-12 जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स वगैरह निकालते थे भैया। तो 2011-12, तो 2011-12 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। इसी दौरान मेरी शादी भी हुई थी, तो नहीं हुआ होगा भाई, मतलब तो शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो कहते हैं अगर हम लोग 2019-20 में जितनी भी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी उसको हमने 2011-12 के प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे सामने आएगा, और अगर डिफरेंस आ जाता है तो नेशनल इनकम हमारी बढ़ी है, अगर डिफरेंस नहीं आता है तो हमारा नेशनल इनकम का कोई फ़ायदा हमारी इकॉनमी को नहीं हुआ है, रत्ती भर का भी। डाउट है? ऐसे क्यों आउट क्यों कर? ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नेशनल इनकम, असली नेशनल इनकम। जैसे मैम मेरे से कभी कभी परेशान हो जाती है तो कहते हैं मैं ट्यूशन सेंटर अपना खोलूंगी। मतलब कौन सा? असली लोटस। मतलब ढाबे वाले हो तुम, असली पहलवान ढाबा तो नीचे 7 वाली बिल्डिंग में लगा होगा असली पहलवान, नहीं असली लोटस। ठीक है जी, तो ये असली नेशनल इनकम होती है, रियल नेशनल इनकम होती है, और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्चुअली में शो करती है। तो मान के चलो अगर 2011-12 में 20 लाख करोड़ का फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल इनकम शो हो रहा है, और करंट ईयर हमने करंट ईयर वाली कैलकुलेशन बेस ईयर पे करी तो 22 लाख करोड़ आई, 2 लाख करोड़ का फ़ायदा है, तो नेशनल इनकम हमारी अच्छी हुई है, बढ़िया, हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हुई है। ठीक है जी, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। और ये असली पिक्चर दिखाता है, और असली पिक्चर क्यों दिखाता है? बिकॉज आउटपुट में भी बदलाव आया होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वांटिटी में बदलाव होगा, क्योंकि प्राइस तो फिक्स रहा है, क्वांटिटी में बदलाव आएगा तभी ये चेंज आपको देखने को मिलता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। अब ये कहते हैं हम क्यों मेजर करते हैं नेशनल इनकम बेस ईयर पे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करंट ईयर पे क्यों नहीं मैच करते? क्योंकि करंट ईयर में इनकम होती है, करंट ईयर में ही खर्चा करते हैं। हम बोलते हैं करंट ईयर में हमने सेव किया, देखो इतना खर्चा किया, इतना पैसा बच गया। इस साल तो बहुत बुरे हाल है, तो शायद पता नहीं एस्टिमेट होएगा भी नहीं होएगा। बेस ईयर ही क्यों लेते हैं? तो इन्होंने क्या बोला है, the need for estimating national income at constant prices rises because national income at current prices may give a misleading picture of economic performance if the prices are continuously rising or falling. इस दौरान भी क्योंकि हमारी इकॉनमी के बहुत बुरे हाल है इस टाइम पे, सब जगह ही है, तो हमें नहीं पता होता। बट वही सिंपल सी बात है कि बेस ईयर लेने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन ख़त्म नहीं हो, और क्या पता ये भी हो सकता है कि बेबी को बेस पसंद हो, तो इसलिए जो है बेस ईयर हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा राइजिंग फॉलिंग नहीं होती। इस टाइम पे आप देखते हो, जैसे आप पिछले 5-7 साल का डेटा उठा लोगे तो राइज फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं। और कहते हैं विद द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया नॉमिनल नेशनल इनकम में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नॉमिनल नेशनल इनकम यानी ऊपर वाली अगर लेते हो तो हमें लगेगा इन्फ्लेटेड आएगा, उससे हमारी इकॉनमी हमें लगेगा यार बहुत काम हुआ है, बट एक्चुअली में वो ग्रोथ नहीं दिखाएगी। ठीक है, अब जैसे सिंपल सी बात है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले दो, पिछले साल मेरे पास कम बच्चे थे, ठीक है, टर्नओवर ज़्यादा था। कैसे? क्योंकि फीस ज़्यादा हो रखी थी, ठीक है, और बच्चों ने एनरोल उसी पे करा रखा था, मैं स्ट्रिक्ट चला। इस साल क्या बच्चे ज़्यादा है, टर्नओवर कम है, क्योंकि
सारी फीस डाउन हो रखी है। तो अब मैं देखूंगा कंपैरिजन करा जाएगा तो सेम ही रहेगा देखा जाए तो मेरी ग्रोथ हुई, तो क्वांटिटी में ज़रूर ग्रोथ हुई है, पर अगर देखें टोटल अमाउंट वाइज तो ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है, तो क्वांटिटी एस्पेक्ट पे जब हम फिजिकल आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कांस्टेंट प्राइस हमें अच्छी पिक्चर देता है रियल नेशनल इनकम, इसलिए इसको बोला जाता है। तो थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया मैंने ताकि किसी भी तरीके का डाउट ना रहे। आपको एक हिपोथेटिकल स्केड्यूल भी दिया हुआ है बुक में, जो बुक रेफर कर रहा है, तो आप ये नीचे पढ़ लेना। मैं फटाफट समझा देता हूँ। तो देखो मैंने आपको ये पहले ही बोल दिया था, वीट के बारे में बात करिए। 2019-20 में 1000 किलो था, करंट ईयर में 20 रुपये, करंट ईयर में उसका प्राइस 20 रुपये किलो है, बेस ईयर में 12 रुपये किलो था। मार्केट वैल्यू अभी के हिसाब से 20,000 हो गई, मार्केट वैल्यू बेस ईयर के हिसाब से 12,000 रुपये हो गई। ठीक है, क्लोथ है 500, 25, 15, 15.5 और ये इन्होंने बोला 12.5 और 7.5। दूध है 250 रुपये, 250 लीटर बिका है 40 रुपये लीटर और 30 रुपये था पुराने ज़माने में, तो 10,000, 7,500। टोटल मार्केट वैल्यू होगी 42,500 और बेस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए 27,000। दोनों में अमाउंट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हमें लगेगा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बट अगर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखा जाएगा, जिन्हें आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो कहते हैं नेशनल इनकम ऑफ 2019-20 करंट ईयर प्राइसेस 42,000 एंड बेस ईयर इज़ 27,000 फॉर द सेम लेवल। द डिफरेंस ऑफ 15,500 is not real. It does not give a true picture of economic growth as the increase merely due to rise in prices. ठीक है, प्राइस आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए जो है आपको क्लियर पिक्चर ये शो नहीं करेगा। ठीक है जी। और रियल इनकम, रियल ग्रोथ का हमें तभी पता चलता है जब कांस्टेंट पे देखोगे। अब इसको क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन तो हमेशा से आप करंट ईयर वाली करोगे, सारे इकोनॉमिस्ट तो यही करेंगे, इसको अब हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसका न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आता है तो 3-3 मार्क्स का आता है। डोंट वरी, मैं कराऊंगा नहीं, कांस्टेंट प्राइस में। हाँ, पर आपको एग्जैक्ट डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना, तो कन्वर्जन इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, उसका एक इन्होंने क्या बोला है कि ये जो इफेक्ट है इसको एलिमिनेट करने के लिए प्राइस चेंज के नेशनल इनकम को हम लोगों को प्राइस इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्राइस इंडेक्स इस साल का भी होगा, प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का भी होगा। ठीक है, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन 2 डिफरेंट टाइम पीरियड, उस टाइम पे क्या था और आज के टाइम पे क्या है। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ये क्या कहता है, इट इंडिकेट्स वेदर अ राइज और फॉल इन द नेशनल इनकम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इज रियल और नॉट, एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। ये मार्क कर लीजिएगा, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अगर आपको निकालना है, इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि कांस्टेंट ही निकालना होगा। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, या प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू 100। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे निकालना है, इज इक्वल टू करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, करंट प्राइस इंडेक्स जो भी आपको दिया होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए किया हुआ है, अगर करंट प्राइस इंडेक्स 150 है, नेशनल इनकम करंट प्राइस पे 1.5 लाख करोड़ है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना होएगा, तो कांस्टेंट प्राइस पे 1.5 लाख अपॉन 150 इंटू 100 1 लाख करोड़, तो यानी 50,000 करोड़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्चुअली में उसको डिफ्लेट, इसको जो है गिरा दिया गया, तो हमारी वैल्यू 1 लाख करोड़ है उस टाइम के हिसाब से, 2011-12 के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है ये, और इसका डिफरेंस है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा, जो हमने पीछे पढ़ी लिया है करंट और कांस्टेंट वाला सारा। और बेसिक जो है, आप इसका दूसरा नाम ज़रूर याद रखना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस को नॉमिनल बोला जाता है, कांस्टेंट प्राइस को रियल बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसी को दूसरे तरीके से अब समझा देते हैं। ये कहते हैं अब जो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये तो नेशनल इनकम के बारे में बात करिए। जीडीपी हमारे कंट्री के हिसाब से होता है, हर साल इसके ऊपर बात आ जाती है, हमारी कंट्री की जीडीपी क्या चल रही है, क्या चल रही है। अभी लोग बोलते हैं कि हाँ जीडीपी ये टारगेट अचीव करना है 6.5-7% का, चल रहा है 4.5-5 के घसीटे मार मार के इस टाइम पे। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो है कवर करना बहुत टफ हो जाता है, और इंडिया में वैसे भी लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। तो 2 तरीके की चीज़, मतलब टैक्सेस लोग छुपा लेते हैं, 2 नंबर का काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन सब की वजह से ये लूप होल्स हैं एक्चुअली, तो लोग एक्चुअल में टैक्सेस नहीं भरते, तो वो सब चीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, 2 जीडीपी होती है। जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और जो कि मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट पे आप कैलकुलेट करते हो। मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट में फैक्ट्री के ऊपर ही रहता है वो। ठीक है, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी टोटल वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस इन योर इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जीडीपी उसको बोला जाता है। तो 2 तरीके की जीडीपी होती है, नॉमिनल एंड रियल। अब कौन सी ट्रू पिक्चर शो करेगा, नॉमिनल वाला या रियल वाला?
रियल वाला, दोनों केसों आपको रियल जीडीपी वाला ही करेगा, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस, रियल जीडीपी या फिर कांस्टेंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी वाला वही जो हो जाता है आपका करंट ईयर के बेसिस पे हो जाता है, और रियल जीडीपी जो है आपका बेस ईयर के बेसिस पे हो जाता है। ट्रू पिक्चर कौन सा शो करता है? आपका रियल जीडीपी। इसमें इन्होंने पीछे कंपैरिजन भी दिया हुआ है, रियल जीडीपी इज़ मोर देन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी, अगर रियल जीडीपी आपकी ज़्यादा है, नॉमिनल आपकी कम है, तो एक्चुअली में हमारी ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। लिखा हुआ है प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज मोर देन प्राइस लेवल इन करंट ईयर। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, प्राइस लेवल इन बोथ ईयर इज द सेम। रियल जीडीपी इज लेस देन द नॉमिनल जीडीपी, प्राइस लेवल इन बेस ईयर इज लेस देन द प्राइस लेवल इन करंट ईयर, ठीक है। वैसे देखा जाए, और विच इज़ बेटर, तो ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं जब भी कंपैरिजन के आएंगे। 3 या 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल जीडीपी वाला बढ़िया है या रियल जीडीपी वाला बढ़िया है। तो इसमें इन्होंने इसको रीज़न दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन तो हमने कर ही लिया है। रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली, क्योंकि नेशनल इनकम में भी फिजिकल आउटपुट था, यहाँ पे भी फिजिकल आउटपुट ही है। On the other hand, nominal GDP can increase even without increase in physical output as it affected by change in price also. तो आप एक चीज़, अगर मैं देखो, मैं 2011-12 में 500 रुपये में ट्यूशन पढ़ा रहा था, आज वही चीज़ 1500 रुपये की है, तो 1000 रुपये का डिफरेंस आ गया ना। अब मैं 20 बच्चे ही लूँगा, पर तो क्वांटिटी तो नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, चेंज कुछ नज़र ही नहीं आएगा ढंग से, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर रियल जीडीपी इज़ अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर। अब सिंपल सी बात है, 2011-12 में मैं शायद 5 बच्चे पढ़ा रहा था, आज मैं 50 बढ़ा रहा हूँ, फिजिकल आउटपुट प्लस प्राइस दोनों बढ़ा है, तो ओवरऑल नेशनल इनकम या जो हमारा जीडीपी है उस पर फ़र्क आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा इंडिकेटर ये हो जाएगा एक तरीके का। एंड रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। तो जो हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ के बीच में, वो रियल जीडीपी का ही करते हैं, ठीक है। तो इससे कंट्रीज़ की हमारी ग्रोथ का हमें पता चल जाता है, कितना दूसरी कंट्री से कंपैरिजन हमारा अच्छा है या बुरा है, जो भी है जिस सेंस में, ओके। अब वही है, सिंपल सी बात है। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे आपको लेकर आना है, आपको जो है कन्वर्ट करना है। तो इसमें यहाँ पे भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, नॉमिनल जीडीपी को रियल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है। रियल जीडीपी कैसे निकालनी है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो सीधा एक चीज़ याद रखना, जो निकालना है और जो दिया हुआ है उसको ऊपर ले लेना, नीचे प्राइस इंडेक्स दोनों में सेम है, इंटू 100 करना है आपको, बस, ठीक है। तो रियल जीडीपी अगर निकालना है, अंदर ले लो नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, ये चीज़ बताई। और नॉमिनल निकालना है तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो नॉमिनल वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, रियल जीडीपी इंटू 100 इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन देखो यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है कि अब अगर रियल जीडीपी 200 है, प्राइस इंडेक्स विद बेस 100 इज़ 110, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी आपको 200 दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी आपको निकालना है, 200 इंटू 110 कर दिया और इंटू 100 तो होना ही होना है, तो टोटल आ गया 220, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है ये वाला। और प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आप जो है एक तरीका यूज़ करते हो, जो कि इसीलिए यहीं पे यूज़ होता है रियल और नॉमिनल में, वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, तो उसको डिफ्लेट कर दिया जाता है, पिचका दिया जाता है ना, पंचर कर दिया जाता है। तो इसमें ये क्या बोला है कि नॉमिनल जीडीपी हमें पता है चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी फिजिकल आउटपुट से इफेक्ट होता ज़रूर है, ऑन द रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी से इफेक्ट होता है सिर्फ। एंड टू एलिमिनेट द इफेक्ट, जैसे पीछे किया था, हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज़ करते हैं, विच मीन्स दैट ये 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है। एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेकअप जीडीपी, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो हमें जो है नॉमिनल ऊपर ले लिया आपने, क्योंकि बढ़ा हुआ होगा, रियल वाला पुराने वाला ले लिया, इंटू 100 कर दिया, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों साल में क्या डिफरेंस रहा है, और एक्चुअल पिक्चर आपके सामने प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। तो प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। तो कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि प्राइस इंडेक्स कैसे निकलेगा, यहाँ और पीछे वाला, तो ये तरीका है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, ठीक है। समझ आई बात ये वाली। और इसका कैलकुलेशन इन्होंने दिया हुआ है, वो तो वैसे ही समझ आ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी 15,000 है, रियल जीडीपी 12,000, 15,000 12,000 इंटू 100 125 ये आ जाएगा। एंड इन द गिवन एग्जांपल एक और बार आगे दिया हुआ है, इसको और दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे जीएनपी डिफ्लेटर भी आपको दिया हुआ है, वैसे आता नहीं है, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी जीएनपी इंटू 100 आप कर देते हो, तो आपका जीएनपी का भी आपका डिफ्लेटर आ जाता है, ठीक है जी। ये इन्होंने बताया, ओके। यहाँ तक क्लियर है ईशान, इतना समझ आया? प्रियांशी समझ आ गया? अंकित समझ आया?
गुरुवंश, दीपिका, तुम दोनों को समझ आया है यहाँ तक जो हमने किया है करंट और कांस्टेंट प्राइस वाला? अच्छा ठीक है, गुरुवंश तुम्हें समझ आया? आवाज़ नहीं आ रही गुरुवंश तुम्हारी, वॉइस नहीं आ रही है, कोई नहीं, टेक्स्ट कर देना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो तो मैं भेज ही दूँगा। ओके, और लास्ट टॉपिक भगवान की कृपा से बचा है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर, और वन ऑफ द हिट टॉपिक्स चल रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर आजकल, और मतलब पिछले 4 सालों में 4 सालों से रेगुलर आ रहा है जीडीपी एंड वेलफेयर पे कुछ ना कुछ आए जा रहा है। ठीक है, तो अब ये बेसिकली क्या कहता है, क्या जीडीपी, जैसे हमें ये तो पता चल गया नॉमिनल और रियल जीडीपी का, रियल जीडीपी हमें क्लियर पिक्चर शो करता है, जीडीपी क्या वेलफेयर शो करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, पिछले साल हमारी जीडीपी 5.5% थी, इस साल हमारी जीडीपी 6.5% है, स्टैटिस्टिक्स है, इससे क्या पता चलेगा आपको, क्या पता चल रहा है इससे? पिछले साल 5.5 थी, इस साल 6.5 है जीडीपी, बढ़ गया, फिर पिक्चर बढ़े, पर बढ़ा क्या, क्या बढ़ा होगा? जीडीपी क्या बताता है हमारा, क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी टोटल में प्रोड्यूस हुई होगी हमारी इकॉनमी में तो बड़ी होगी, तभी 1% का डिफरेंस आया ना। बट ये क्या क्लियर पिक्चर शो करता है? नहीं करता है। क्या रह जाता है इसके पीछे, क्या लगता है क्लियर पिक्चर क्यों नहीं शो करता है? सारे फैक्टर्स नहीं शो करते, बट वो फैक्टर्स क्या है उसके ऊपर बात करनी है हमें। ठीक है, तो वो इन्होंने यहाँ पे बताया। तो एक्चुअली क्या होता है, आप बोलो व्हाट इज़ एक्चुअल, ठीक है, हमें नहीं पता। हम 5.5 और 6.5 क्या है, ये जीडीपी है। लोग बोले 100% अचीव करनी है, उसको बोलेंगे ना जीडीपी। हम तो 100% के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, 5, 5.5 से 6.5 हो गया, उससे कैसे जीडीपी का पता चलेगा? तो जीडीपी एक्चुअली में कई लोग बोलते हैं वेलफेयर दिखाता है, कई लोग बोलते हैं वेलफेयर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है जीडीपी जो है कंसिडर किया जाता है द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट इट इज़ नॉट ट्रू। वेलफेयर मीन सेंस ऑफ मटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल। अब मेरी सिंपल सी बात है, मैंने बोला हमारी जीडीपी 5.5 से 6.5% हो गई, मेरे से लोगों ने पूछा जीडीपी बढ़ गई, आपको क्या लगता है? मैंने बोला पिछले साल मेरे पास काम ही नहीं था, जीडीपी कैसे बढ़ गई? मेरे पास तो कोई काम नहीं आया। तो ऐसे मेरे जैसे पता नहीं कितने करोड़ों और लाखों इंडिविजुअल हो गए जिनके पास काम नहीं होगा। मुझे कंसिडर किया, मैं एक बड़ा फैक्टर था। ठीक है, गरीब लोग हैं, भ्रष्टाचार है, ये सब कहीं ना कहीं छुपा रह जाता है, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाता। जीडीपी ट्रू पिक्चर नहीं शो करता। इट डिपेंड्स, वेलफेयर का कैसे पता चलता है? इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो हायर जीडीपी इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम लोग बोलते हैं अगर हायर जीडीपी होगा ग्रेटर वेलफेयर होगा, बट इट इज़ नॉट सो। ठीक है, मुझे बोलोगे अभी क्या है, iPhone 11 Pro जाके ले लो, 80,000 रुपये का फ़ोन है, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं लूँगा भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले सकता हूँ पर मैं नहीं लूँगा, अवेलेबिलिटी है मेरे पास, तो मैं बोलूँगा वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, वेलफेयर ऐसे नहीं होगा। अगर मैं उसको जब अच्छा मेरे को सोचना ना पड़े एक बार भी जाके, तो मैं मानूंगा ना मेरे वेलफेयर हो रहा है, इस तरीके से। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया, हायर जीडीपी का ज़रूरी नहीं है मतलब कि वेलफेयर हो रहा है, एक्चुअली में ट्रू पिक्चर। तो ये इन्होंने पॉजिटिव सेंस में लिखा हुआ है, आप इसको दूसरे सेंस में भी लेकर, क्योंकि क्वेश्चन आपको दूसरे सेंस में पूछ लेते हैं, क्या जीडीपी एंड वेलफेयर आपको इंडेक्स एक्चुअली में शो करता है? नहीं, और कोई भी आपको पार्ट वहाँ पे बीच में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशन और रीजन। काट दिया तो कुछ गलती होगी, पढ़ लो समझ आ जाएगा। टीचर के नोट से लिखना था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पता नहीं। ठीक है, अब ये बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो कहते हैं इट इज़ पॉसिबल विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम ऑल्सो इंक्रीज, दैट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द चेंजेस इन इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज एज मच एज राइज इन द जीडीपी। जीडीपी बढ़ेंगे तो कहते हैं इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि अमीर, अब क्या होगा, अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और ज़्यादा बेचारा गरीब हो जाएगा। तो इनइक्वालिटीज़ अगर बढ़ रही होगी तो ये गैप नहीं कवर कर पाते, ये गैप आपको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे होते हैं। पहली चीज़, चेंज इन प्राइस। जीडीपी कभी कभी प्राइस फैक्टर की वजह से बढ़ा हुआ नजर आता है। तो कहते हैं इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस ओनली एंड नॉट ड्यू टू राइज इन फिजिकल आउटपुट, देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो पिछले, अगर मैं बोलूँगा कि पिछले साल तो 10,000 फीस थी, इस साल 20,000 फीस है, पढ़ाए 20 ही बच्चे थे, ठीक है, और इस साल 10 बच्चे पढ़ाए, तो ग्रोथ नहीं हुई एक्चुअली में, या स्लाइटेस्ट सी ग्रोथ हुई। मैंने फीस बढ़ा के अगर ग्रोथ हुई खादी उतने लेवल को अचीव करने के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो चेंज इन प्राइसेस की वजह से भी हमें ये फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है।
ठीक है, फिजिकल आउटपुट में ज़रूर चेंज होगा तो प्रैक्टिकलिटी है, सही रहेगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज एक्चुअली जीडीपी में काउंट ही नहीं होते। कैसे नहीं काउंट होते? घर पे हाउसवाइफ है, काम करती है, इतनी मेहनत करती है सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक चलती रहती है बेचारी, ठीक है, उनकी मेहनत को कोई काउंट नहीं करता। और भी काफ़ी सारी सेवाएं जो होती हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। जैसे क्या कहते हैं, इनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर पाते। हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अब जैसे कहते हैं भिखारी भी कितनी मांगता है, जाके थोड़ा ना कैलकुलेट करोगे नेशनल, ये पर्चा फाड़ा, इतना टैक्स बनता है आपका, ठीक है, नहीं होता, उसका अवेलेबिलिटी भी नहीं है और भिखारी बोलेगा नहीं मैं इतना पैसे कमाता हूँ क्योंकि रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। हाउएवर ये जो एक्टिविटीज़ है इट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर हो सकता है? अब प्रियांशी उठ के तैयार इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसे करेगी? ईशान प्रियांशन के मम्मी खाना बनाएगी सुबह सुबह, पराठे और घी लगा के देंगी और चाय वाय देंगी और दूध देंगी, तभी तो जाएंगे तैयार श्यार होकर। ऐसे ही पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स जाएंगे ऑफिस तभी काम कर पाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज बाय फर्म और एन इंडिविजुअल। आजकल बहुत आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सोसाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है और इसके लिए कोई आपको ना पेनल्टी भी नहीं लगाता, तो ये ना थोड़ा सा साइड रह जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, बट अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का नाम क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल प्लांट, सच पोल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर थ्रू नेगेटिव एक्टिविटी ऑन हेल्थ। पर इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अभी मेरे घर के सामने 3 पेड़ को काट दिया, ठीक है, कोई पेनल्टी भरने आया? नहीं, कोई नहीं। इसका पेनल्टी कायदे से होना चाहिए बिकॉज नेचर को आप ख़राब कर रहे हो, तो ये क्या है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, आपसे पूछ लेते हैं। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है? पब्लिक पार्क्स को आप यूज़ कर रहे हो फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक, इट इंक्रीजेज वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। पार्क बने हुए हैं, है ना, और जैसे आजकल जिम भी खोल दिए हैं पार्क के अंदर, और भी काफ़ी सारी सेवाएं आपको मिल रही होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी वेलफेयर हमारा थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो इससे हमको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के नाम से जाते हैं। और जैसे पेड़ लगाओ, अभी लग रहे हैं घंटा घर पे, टारगेट लिया हुआ है ना, सारी जगह अब सैपलिंग्स लग रहे हैं। So external effects do not form the part of market transaction. GDP does not take into account externalities, positive or negative. तो GDP जो है does not take into account externalities, चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो। फिर rate of population growth, अब कह रहे हैं GDP बढ़ रही है, population भी बढ़ गई, तो उसका impact 0 हो जाएगा, क्योंकि पर हेड अवेलेबिलिटी फिर क्या होगी? कम हो जाएगी। ईशान ने कर दिए 10 बच्चे, क्या फ़ायदा है? तो क्रिकेट टीम बनाने को एक बच्चा फिर भी कमाया, ठीक है। तो इतना अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा होएगा तो ऑब्वियसली आपको जो है प्रॉब्लम नज़र आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बर्डन बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, देन इट विल डिक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, जो कि मैंने आपको बताया, विच विल एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो ईशान 1 साल 2 साल तो ठीक था, 10 बच्चे हो गए, अब वो बेचारा 4 रोटी खाने वाला, 10 बच्चे हो गए, अब 20 रोटियां कहाँ से बनाएंगे? नहीं, आटा महंगा हो गया, ठीक है। और 20 बच्चों के लिए अब तो वो पूरा टेम्पो ट्रैवल लेके घूमना पड़ेगा, उसमें डीजल भी लगेगा, ठीक है। तो पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और बेसिकली वही होता है, हमारी परचेजिंग पावर के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। सो फाइनली it can be concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to above mentioned limitations, yet it does reflect some index of economic welfare. तो ये सेम चीज़ें आपको इकोनॉमिक वेलफेयर भी दिखाता है। अगर अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है, जैसे अब मोदी के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो कहते हैं गरीबों को थोड़ा सा फाका मिल रहा है, काम हो रहा है, हो भी रहा है एक हद तक। अगर उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स उनके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्लियर होगा, जीडीपी हमारी अच्छी नज़र आएगी, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो एक वेलफेयर अच्छा शो होगा, ठीक है, हेल्थ अच्छी रहेगी, सब चीज़ें रहेगा। अब जैसे लोग मर नहीं, अगर लोगों को बचाया जाए, तो अभी जैसे परसों के पेपर में आया हुआ था, कई स्टेट्स को बोला है कि अपना डेथ रेट कम करो भाई, डेथ रेट कम करो, कोरोना से डेथ ज़्यादा हो रही है आपके स्टेट्स में, तो उनको बोला कंट्रोल करो, ठीक है, जहाँ हो रही है, तो इसको कम करोगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। तो क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले होंगे उतना ज़्यादा इकॉनमी में प्रोडक्शन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। तो खुदा ओके तो ये सब हमारा ख़त्म हो गया।
पीछे ग्रीन जीएनपी दिया हुआ है, ये सिर्फ रीड कर लेना। ग्रीन जीएनपी में कुछ नहीं आता है। नेशनल इनकम ये डिप्लीट, अगर आप बेसिकली क्या करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देते हो या ख़राब कर देते हो, डिग्रेड कर देते हो, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दिखा देते हैं ये लोग, ठीक है। और इससे जो है सस्टेनेबल यूज़ के लिए बोला जाता है कि आप ढंग से यूज़ करो, नुकसान ना करो कहीं चीज़ों, पेड़ पौधे अननेसेसरी ना काटो या ओवर यूजेज ना करो रिसोर्सेज की। तो ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, पहले आता था, अब नहीं आता है, ठीक है। सिर्फ रीडिंग पे रखना बस इसको। तो ये हमारा सब ख़त्म हो गया और इसमें कुछ नहीं बचा है अब। स्टिल मेरे को पता है कि काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, हाँ, तो वो हम लोग ज़रूर लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल, ठीक है। गुरुवंश मेरे को बताओ, ठीक है, ये डाउट मेरे को टेक्स्ट कर देना, तुम्हें डाउट तो नहीं है। दीपिका तुम्हारा क्लियर है कोई डाउट इस टॉपिक में जो अभी हमने पढ़ा? अच्छा, नेशनल इनकम वाले में जो न्यूमेरिकल्स थे वही वाले ना? हाँ दीपिका, न्यूमेरिकल्स वाले की बात कर रहे हो ना तुम? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें क्लियर है विशाल? अंकित क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट है, क्या कह रहे हो, किस में? उस दिन वाली गलती, ठीक है। तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड कोऑपरेशन। ये हमारा ख़त्म हुआ है। मैं भी बीच में आप लोगों से बात करता हूँ कि जो जो एरिया जिसके ख़राब है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय दीपिका, बाय गुरुवंश, बाय अंकित, प्रियांशी एंड अंशा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।